हेलो एवरीवन, मैं हिना शर्मा। आज हम कर रहे हैं लास्ट वीडियो को में किए हुए क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में हमने 30 क्वेश्चन किए थे ईएमआरएस पीवाईक्यू के। अभी हम 81 से स्टार्ट करेंगे, 80 तक किए थे। ठीक है, ईएमआरएस के 2023 में आए हुए क्वेश्चन है और किसके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपके केवीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, एलटी ग्रिड के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ईएमआरएस के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, सारे ही टॉपिक आपके ऐसे हैं जो इन तीनों ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो तीनों के ही मेंस एग्जाम होने हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शन आर क्लोज रिलेटेड। क्लोज रिलेटेड कौन से होते हैं? तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग क्लोज रिलेटेड होता है, क्योंकि जो हम कंट्रोलिंग करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी आपके 5 फंक्शंस होते हैं, आपको पता होगा। प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, आपका स्टाफिंग हो गया, कोऑर्डिनेटिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया। ये आपके 5 मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं, जो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब थोड़ा डिस्क्रिप्टिव भी आ सकता है, तो थोड़ा डिटेल में ये सब चीजें पता होनी चाहिए। आपका 82 है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि जब हम सबऑर्डिनेट्स में जिम्मेदारियां बांटते हैं। ठीक है, डिक्रीज द इम्पोर्टेंस, उससे उनकी इंपॉर्टेंस डिक्रीज होगी अगर हम उनको अथॉरिटी दे रहे हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। नहीं, डिक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स। सुपीरियर की इंपॉर्टेंस डिक्रीज हो रही है? नहीं, सबऑर्डिनेट्स की भी नहीं होती, दोनों की ही बढ़ती है। इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि सबऑर्डिनेट्स को हम कुछ मौका दे रहे हैं करने का, कुछ फैसला लेने का। ठीक है, इसका ही अपोजिट होता है सेंट्रलाइजेशन, है ना, जो आपको पता होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि एक व्यक्ति ही सेंटर में होता है, वही सबको ऑर्डर देता है, सबको उसी से पूछना होता है। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन में इस तरीके से होता है कि एक ये व्यक्ति है, इसके नीचे 2 या 3 लोग काम कर रहे हैं, फिर इसके नीचे 2 या 3 लोग काम कर रहे हैं, ये इसका ऑर्डर लेते हैं और ये इनका ऑर्डर लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका डायरेक्टली इनसे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो ये काम कर रहा है, ये व्यक्ति है, तो इसको अगर कोई ऑर्डर देना है तो ये इसको बोलेगा, फिर ये इसको बोलेगा, फिर ये इसको बताएगा क्या करना है, फिर ये इसको बताएगा। तो मतलब ये व्यक्ति ही मेन सेंटर में है, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर दी जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 83। हाँ, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन 83। तो देखिए, लोन लॉन्ग टर्म लोन लिया है एट दी 10%, मतलब कि कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो 10% है एंड टैक्स जो है वो 30% है, और जो टैक्स है वो 30% है। तो कॉस्ट ऑफ डेट कितना होगा आफ्टर टैक्स? तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ डेट मल्टीप्लाई 1 माइनस टैक्स। तो कॉस्ट ऑफ डेट है आपका 10%, जिसे हम 0.10 भी कह सकते हैं, और यहाँ 1 माइनस 30% को 0.30 भी कह सकते हैं। इसको 0.10 मल्टीप्लाई 0.70 आएगा, जो कि आपको 0.7 हो जाएगा, तो जो हो जाएगा 70% इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी क्या होती है? जैसे कि आप बैलेंस शीट बनाते हैं, आपने देखा होगा, इधर हम लाइबिलिटी लिखते हैं और इधर एसेट्स लिखते हैं। तो लाइबिलिटी में आपकी 2 चीजें आती है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल आता है, और ये इधर एसेट्स ही रहते हैं। तो यही आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है। हम कह सकते हैं एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये है। अब इसी को घुमा फिरा के उन्होंने पूछा है, तो अभी देखिए आगे क्या दिया, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी, यहाँ प्लस होना चाहिए था, तो ये गलत हो जाएगी। अब कैपिटल को उन्होंने इधर रखा है, तो लाइबिलिटी माइनस में होनी चाहिए थी, तो ये भी गलत हो जाएगा। कैपिटल को फिर से इधर रखा, तो लाइबिलिटी माइनस में होनी चाहिए थी, एसेट्स नहीं, है ना। लाइबिलिटी इधर जाएगी, लाइबिलिटी माइनस में होगी, एसेट्स में नहीं। अब फिर से इन्होंने लाइबिलिटी को यहाँ रखा है, कैपिटल को भेजा है, लाइबिलिटी को इधर ही रख लिया है, और एसेट्स इधर है और कैपिटल इधर, इस तरीके से। तो कैपिटल माइनस में होगी, तो ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। मेन इक्वेशन है हमारी ये, हमें ये ध्यान रखनी है, बाकी फिर तो हमारा एडजस्टमेंट हो ही जाएगा। ये आपको ध्यान करना पड़ेगा कि प्लस माइनस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टेटस कम्स अंडर विच टाइप ऑफ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन टॉपिक आपको पढ़ना है, पूरा ध्यान रखिएगा। मीनिंग, कम्युनिकेशन फीचर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, बैरियर, ये सब पढ़ना है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, और तो पर्सनल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, सिमेंटिक एंड साइकोलॉजिकल बैरियर, सारे ही बैरियर होते हैं। लेकिन स्टेटस किस में आता है? स्टेटस आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में आता है। इसके अलावा और क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन बैरियर में आता है? आपका पॉलिसी हो गई, रूल्स ऑफ कंपनी हो गई, ये सब आपके ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में आते हैं। इमोशंस में आपका क्या, पर्सनल बैरियर में आपका क्या आता है? इमोशंस आते हैं। ठीक है, आपका एटीट्यूड आता है, फियर हो गया। ठीक है, ये सब चीजें आपकी
पर्सनल में आएंगी जो आपको याद रखनी है। बाकी सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, इसमें भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। ठीक है, फियर हो गया, एटीट्यूड, और हाँ, यहाँ पर आपकी हैबिट्स भी आएंगी अभी, एंड आपका प्रिजुडाइज मतलब पक्षपात, ऐसा कैसा बिहेवियर है हमारा पक्षपात को लेकर। सिमेंटिक बैरियर, सिमेंटिक बैरियर में क्या आता है आपका, सिमेंटिक बैरियर में आता है कोई वर्ड्स जो टेक्निकल कोई वर्ड हम यूज कर रहे हैं जो दूसरा वाला समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, या फिर ट्रांसलेशन, कोई वर्ड हमने बोला और सामने वाले ने उसका क्या मतलब समझा। ठीक है, और साइकोलॉजिकल बैरियर में आपकी क्या क्या चीजें आती हैं कि आप कितना अटेंशन देते हैं जब आप किसी से बात कर रहे हैं या किसी चीज को समझ रहे हैं, या कितना रिटेंशन मतलब कितना याद रहा आपको, कितना ट्रस्ट है, ये साइकोलॉजिकल में आता है। और आपका कितना जल्दी आप इवेल्युएट कर लेते हैं कम्युनिकेशन के कंक्लूजन को, प्री मैच्योर इवेल्युएशन, ये सारी चीजें आपकी साइकोलॉजिकल बैरियर में आती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग वाज इंट्रोड्यूस इन इटली। ठीक है ना, इंट्रोड्यूस इन इटली कब, इन 1494 बाय ल्यूकस ल्यूका पेसोली पेसोली। ठीक है, इस तरीके से जो भी नाम है ये आपको याद होना चाहिए। अगला हुआ रजिस्ट्रेशन ऑफ विच टाइप ऑफ पार्टनरशिप। जैसे पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो वॉलंटियर होता है ना, वो चाहे या नहीं वॉलंटियर है, लेकिन कंपलसरी होता है किसका, वो होता है एलएलपी का होता है। एलएलपी का एक्ट है आपका 2008, और एलएलपी क्या है, एलएलपी एक तरीके से आप मिक्सर समझ सकते हैं किसका, पार्टनरशिप प्लस कंपनी का। ठीक है, एलएलपी में कंपनी के भी कुछ फीचर्स होते हैं और पार्टनरशिप के भी होते हैं। तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी रखता है जो एलएलपी होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब जो दोनों की एडवांटेज है उनको मिला के क्या बनाया है, एलएलपी बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 88 विच ऑफ द फॉलोइंग पैरास करेक्टली मैच। आपको 4 पॉइंट पूछे हैं, फीडबैक इंटरव्यू, प्रमोशन, ऑटोक्रेटिक, लीडरशिप, जॉब एनरिचमेंट। ये चारों टॉपिक को ही आपको पढ़ना है, मतलब ये आपके सिलेबस का हिस्सा है क्योंकि ऑप्शंस में दिए है तो आपको पता होना चाहिए। फीडबैक इंटरव्यू क्या होता है, जब इंसान किसी कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू दे के आता है, उसके बाद जो उसका रिजल्ट आता है ना, कि वो सिलेक्ट हुआ या नहीं, तो उस तरीके से उसे फीडबैक कह सकते हैं, या फिर कोई पूछने लगे कि कैसा हुआ तो उसके बारे में हो गया। ये कंडक्टेड द लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन के समय पे नहीं होता है, तो ये आपका गलत है। प्रमोशन में क्या होता है, आपको हायर पोजीशन, स्टेटस, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, लेकिन उन्होंने कहा डज नॉट इन्वॉल्व, ये भी गलत हो गया। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में एनहेंस मोटिवेशन नहीं, ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है कि जो लीडर होता है वो सिर्फ अपनी ही चलाता है, वो एम्प्लॉयज को नहीं देखता है कि वो क्या चाहते हैं, उन्हें किससे मोटिवेशन मिलेगा, वो सिर्फ अपने अकॉर्डिंग ही काम कराना चाहता है एनी हाउ, तो मोटिवेशन इसमें नहीं है। जॉब एनरिचमेंट मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई एम्प्लॉयज ग्रोथ एंड पोटेंशियल, ये वाला करेक्ट है, क्योंकि जॉब एनरिचमेंट करके एम्प्लॉय की ग्रोथ पोटेंशियल को देखा जाता है, जो कि अगर हमें इससे कहें तो ये वर्टिकली चलता है। एक दूसरा वर्ड होता है जॉब एनलार्जमेंट, है ना, जॉब एनलार्जमेंट जो आपका हॉरिजॉन्टली चलता है, ये भी इसी के लिए होता है, पर ये आपको सेम पोस्ट पर रखते हुए उसका चेंजेज काम देते हैं। जैसे क्लर्क के बहुत सारे काम हो सकते हैं तो बदल बदल के काम देते हैं जिससे कि बोरियत ना आए, और इसमें आपका वर्टिकली चलता है, आपको हायर पोटेंशियल का काम देते हैं। ठीक है, जिससे कि आपकी ग्रोथ चेक करी जा सकती है कि कितना आप ग्रोथ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल का है। 89 फॉर्जाना स्टार्टेड अ बिजनेस। ठीक है, कैपिटल है इतना, ड्रॉ है इतना, ड्रॉ मतलब विड्रॉ मतलब ड्रॉइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे मिला है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उसने दिया है, एंड प्रॉफिट उसको हुआ है 30,000, तो उसकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी। यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हैं, बाकी मैं आपको बताऊं कि डायरेक्टली अगर इसको करना हो तो कैसे करेंगे। विद द कैपिटल ऑफ 90,000, उसने 90,000 एक बिजनेस में लगाए। ठीक है, फिर 28,000 रुपए निकाल लिए, 28,000 रुपए निकाल लिए तो माइनस होगा, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे मिला है कितना, 4,000, तो वो प्लस होगा, सॉरी प्लस होगा। ठीक है, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 10,000 उसे पे करना पड़ा होगा, तो 10,000 यहाँ माइनस होगा, और प्रॉफिट है तो फिर से वो ऐड होगा इसकी कैपिटल में ऐड होगा। ठीक है, तो इसको जब हम इस दोनों को माइनस करेंगे, 38,000 इसका टोटल हो रहा है, 38,000, और बाकी 94 हो गया ये, 94 के बाद ये 104, 114, 124, 124 हो जाता है। तो इसको जब हम माइनस करेंगे 6 और
11 में से 3 गए तो 8, 86 इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस किसका होता है और डेबिट बैलेंस किसका होता है? लायबिलिटी है, रेवेन्यू है, कैपिटल है, क्रेडिट बैलेंस होते हैं। ठीक, एंड जो एसेट्स है, जो आप एसेट पूछा जाए, एसेट्स और एक्सपेंस आपको पूछा जा रहा है, वैसे कुछ भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको जर्नली पूछा जाए, जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि किसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट आपका लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब आप आपको यहाँ से पहचाना, हमसे पूछा है क्रेडिट, तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा हमारा कोई लायबिलिटी, रेवेन्यू या आपका कैपिटल है तो। ठीक है, तो रिटर्न इनवर्ड आपका सेल्स रिटर्न होता है। सेल्स तो आपको रेवेन्यू देती है, ठीक है, लेकिन सेल्स रिटर्न हो जाए तो रेवेन्यू आपका कम हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा डेबिट। ठीक है, कैरेज इनवर्ड खर्चा है, एक्सपेंस है, तो ये हो जाएगा डेबिट। कैरेज आउटवर्ड एक तरीके से ये भी एक्सपेंस है, डेबिट होगा, एक्सपेंस है, डेबिट होगा। अब रिटर्न आउटवर्ड परचेज किया था, उस परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। तो परचेज जब होती है वो एक्सपेंस होता है, तो उसे हम एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, लेकिन अभी रिटर्न उसका उल्टा हो जाएगा तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो परचेज रिटर्न यही आपका करेक्ट आंसर है, तो ये जरूर आपको ध्यान रखना है क्रेडिट डेबिट बैलेंस के लिए। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट इज मेड ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ। प्रोविजन ऑफ बैड डेट जो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में बनाते हैं, वो किस वजह से बनाते हैं? वो बनाते हैं कंजर्वेटिज्म की वजह से, रूढ़िवादिता की वजह से। क्योंकि कंजर्वेटिज्म क्या कहता है कि प्रॉफिट को मैक्सिमम नहीं मिनिमम दिखाने की कोशिश करनी है, क्योंकि कुछ ऐसे डेटर्स होते हैं जो पैसे नहीं देंगे, तो उसको पहले ही माइनस कर दो। मतलब जो इतने भी एक्सपेक्टेड लॉस है उनको तो मतलब कंसिडर करो, लेकिन अगर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है तो उसको कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, ये आपकी रूढ़िवादिता कंजर्वेटिज्म कहता है। फुल डिस्क्लोजर क्या है कि जो लोगों को दिखाने की चीज है वो दिखानी चाहिए। मटेरियलिटी है जो आप कंसिडर कर सकते हैं रुपीज में, उसको वो मटेरियल है आपके अकाउंट्स के लिए। जैसे कि किसी की ऑनेस्टी आप इसमें रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो ऑनेस्टी क्योंकि मेजर नहीं करी जा सकती रुपीज में, तो उसको आप कंसिडर नहीं करेंगे। जिसको आप रुपीज में कंसिडर कर सकते हैं वही मटेरियलिटी है। कंसिस्टेंसी क्या है? जो आप मेथड यूज कर रहे हैं उसी को रेगुलर यूज कर रहे हैं, जिससे कि कंपैरिजन में आसानी हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Which convention of accounting implies that the accounting principle should remain the same from year to year? अकाउंटिंग का कोई प्रिंसिपल कहता है कि शुड रिमेन सेम होना चाहिए हर साल, तो वो है कंसिस्टेंसी। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो मेथड ऑफ कैलकुलेशन है वो आपका हर बार सेम होना चाहिए, जिससे कि कंपैरिजन हो सके। मैटेरियलिटी, कंजर्वेटिज्म और फुल डिस्क्लोजर, ये भी हमने ऊपर भी पढ़ा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इफेक्ट। बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होती है, कोई भी ट्रांजेक्शन है, अगर आप सैलरी दे रहे हैं, है ना, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ पर देखिए एटलीस्ट आपको 2 अकाउंट होंगे। डबल एंट्री सिस्टम है, हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, तो उसमें क्या होता है, 2 अकाउंट्स को तो इफेक्ट करेगा ही करेगा, लेकिन मैक्सिमम 3 को करेगा या 2 करेगा ये पता नहीं, मैक्सिमम 4-5 भी जा सकते हैं। तो हमें जो पता है कि इतना तो इफेक्ट करेगा वो है एटलीस्ट 2। 2 से कम को इफेक्ट नहीं करेगा, 2 से ज्यादा को ही इफेक्ट करेगा। मैक्सिमम कितना है वो नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट 2 श्योर है, तो यही इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोर्शन ऑफ द शेयर कैपिटल विच कैन नॉट बी कॉल्ड एक्सेप्ट ऑन द वाइंडिंग अप। मतलब ऐसा पोर्शन शेयर कैपिटल का, ऐसा पोर्शन शेयर कैपिटल का जिसको आप नहीं मंगाते हैं, लेकिन एक्सेप्ट कब मंगा लेते हैं? वाइंडिंग अप के समय मंगा सकते हैं। तो वाइंडिंग अप के समय मंगाने वाली कैपिटल को आप रिजर्व कैपिटल कहते हैं। अगर आप एनसीईआरटी के साथ जाए तो आपके 6 टाइप ऑफ कैपिटल है, जो कि है, पहली है आपकी ऑथोराइज्ड, जिसे आप नॉमिनल भी कह सकते हैं, है ना, नॉमिनल भी कह सकते हैं और रजिस्टर्ड भी कह सकते हैं। दूसरा है, फिर आप इशू करेंगे, इशूड कैपिटल। फिर पब्लिक सब्सक्राइब करेगी तो आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फिर आप उनसे कुछ हिस्सा मांगेंगे, कॉल्ड अप, मतलब जितने के आपने शेयर दिए हैं, मतलब कुछ आप उनसे कैपिटल मांगेंगे तो वो कैपिटल देंगे। फिर कुछ वो पे करेंगे तो पेड अप कैपिटल। ठीक है, 6th होती है आपकी ये वाली रिजर्व कैपिटल, जो आप सिर्फ वाइंडिंग अप के समय मांगते हैं। ठीक है, तो ये 6 टाइप ऑफ कैपिटल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 95 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। 2 बातें ही सिर्फ ध्यान रखनी है और उसके अलावा आपको कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट हो तो प्रॉफिट जो आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच वो इक्वली होगा, और जो इंटरेस्ट ऑन
लोन है, अगर किसी पार्टनर ने कंपनी को थोड़ा लोन दिया हुआ है तो उसको एट द रेट 6% इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम, ठीक है। अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा पार्टनर्स को। इन दो चीजों का ही आपको पता होगा। इसमें क्या पूछा है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि ऐसा डीड में कुछ नहीं लिखा है, डीड है ही नहीं। डीड में लिखा होता तो मिलता, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सिर्फ दो बातें ध्यान रखनी है, प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइड होगा अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, और इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर, शेयर जब फॉरफीट होते हैं तो द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद, तो पहले इसकी एंट्री पता होनी चाहिए हमें। हम इसकी एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफीचर अकाउंट टू अनपेड, जो भी अनपेड है, मतलब अलॉटमेंट अनपेड है या फर्स्ट कॉल अनपेड है, वो हम अनपेड की जगह लिख देंगे अनपेड, ठीक है। तो शेयर कैपिटल, अब देखिए इसका समझिए, जैसे 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपए एप्लीकेशन पे मांगे, 2 रुपए अलॉटमेंट पर, 2 रुपए फर्स्ट कॉल, 3 मान लेते हैं, और बचे हुए 3 आपकी सेकंड कॉल, ठीक है। तो ये तो 10 पूरे हो गए 10, ठीक। लेकिन अभी क्या हुआ, फॉर शेयर आपने 2 रुपए मांगे एप्लीकेशन के, मिल गए, 2 रुपए मांगे अलॉटमेंट के, मिल गए। फर्स्ट कॉल मांगा लेकिन नहीं मिला, फर्स्ट कॉल मांगा पर नहीं मिला, तो टोटल आपने अभी तक कितना मांगा, आपने मांगा इतना, 3 2 5 6 7, तो टोटल आपने कितना मांगा, 7 मांगा। फॉर फीचर में आता है आपका पेड, जितना वो पेड कर चुके हैं ध्यान रखिएगा, उतना ही कंपनी फॉरफीट मतलब अपने पास रख लेती है, देती नहीं है। तो उन्होंने दिया कितना था, ये वाला नहीं दिया है ना, फर्स्ट कॉल नहीं दिए, 2 और 2 4 रुपीज उन्होंने दे दिए हैं। एंड अनपेड क्या है आपका, फर्स्ट कॉल है, तो अनपेड की जगह मैं फर्स्ट कॉल लिख सकती हूँ, और यहाँ पर आएगा 3, ठीक है। मतलब जो भी 100 शेयर्स होंगे तो उससे मल्टीप्लाई कर करके आप लिख सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर क्या सीखा कि शेयर कैपिटल में आता है कि जितनी अमाउंट हमने अभी तक मांगी है, कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, वो शेयर कैपिटल में आएगी। फॉरफीट में वो आता है जितना वो पे कर चुके हैं, और बाद में लास्ट में आता है जो उन्होंने अनपे किया है, और ये 3 सेकंड कॉल अभी हमने मांगी ही नहीं, तो इसका कोई जिक्र फॉरफीचर में नहीं होगा, ठीक है। तो कॉल्ड अप कैपिटल से हम उसे शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, ये फॉरफीचर की एंट्री है, ये ध्यान रखिएगा, शेयर फॉरफीचर की एंट्री है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूज्ड फॉर, सिक्योरिटी प्रीमियम का सेक्शन है 52 और यूज करने का सेक्शन है सेक्शन 52 सब सेक्शन 2, ठीक है। इसको हम 5 जगह यूज कर सकते हैं केवल। तो पहला तो इशू ऑफ बोनस शेयर हो गया, ठीक है। फिर दूसरा हो गया कि आपने जब शेयर इशू किए उसमें जो एक्सपेंस हुआ उसको रिटर्न ऑफ कर सकते हैं। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर को अगर आप रिडेम्पशन कर रहे हैं, है ना, उसमें यूज कर सकते हैं। अपने शेयर्स मार्केट से बाय बैक कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें यूज कर सकते हैं। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में यूज कर सकते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ करने के लिए, रिटर्न ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। सिर्फ ये 5 जगह है जहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज किया जा सकता है, ठीक है। सेक्शन भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए 90 क्वेश्चन है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। ए और बी का रेशियो है 6:4, सी को एडमिट किया 1/6 पर, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है। अब सी को जब हमने कह दिया कि हम तुम्हें 1/6 दे देंगे, तो बचेगा कितना, बचेगा कितना, 1 - 1/6 जो हो जाएगा 5/6, ठीक है। तो ए को क्या मिलेगा, ए को मिलेगा 5/6 में से 6/10, क्योंकि 6 हिस्सा है उसका, टोटल है 10, 6 और 2 था मतलब पहले, तो उसका 6/10 था, तो अब उसे 5/6 का 10 मिलेगा, 6/10 मिलेगा। और बी को क्या मिलेगा, 5/6 जो ये बचा है सी को देने के बाद, उसमें से जो उसका था 4/10 वो मिलेगा, ठीक है। तो 6 से 6 कट गया, और यहाँ पर 2, तो 1/2 ए का बचा, बी का 5/2, 2 और 2 3, तो बी को 1/3 और सी को हमने 1/6 बोला हुआ है। लेकिन इन ऐसे, ये 6 है यहाँ बेस में 3 है यहाँ 2 है, तो ऐसे क्लियर नहीं होगा, इसका हमें एलसीएम लेना होगा। 2 3 6 का जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 6, उस हिसाब से हम इसको करेंगे। तो ए, सबसे पहले ए के नीचे क्या है, ए के नीचे क्या है, 1/2 है, 1/2 है, तो 2 6 में 3 टाइम्स यहाँ आ जाएगा, और सी का नीचे 3 है, 3 का 2 टाइम्स 6 होता है, ये हो जाएगा। और सी का है ऊपर 1, तो 1/6, 6 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1, तो 3 2 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थोड़ा सा बस 1 मिनट का
ठीक। 99 क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है सेल्स ऑफ ओल्ड मशीनरी। सेल्स ऑफ ओल्ड मशीनरी को क्रेडिट कर दिया सेल्स में, तो सेल्स ऑफ ओल्ड मशीनरी जो है वो आपका कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन है, कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन है। और जो सेल्स अकाउंट होता है वो गुड्स से रिलेटेड होता है, वो आपका रेवेन्यू नेचर होता है, जो डेली के काम का आ जाए ना, तो रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन होता है। तो जब आप नेचर बदल गया, कैपिटल और रेवेन्यू ऐसे एंट्री हो गई है, तो उसे आप एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म इज लिमिटेड अप टू 50 है मैक्सिमम, और मिनिमम होता है 2। ठीक है, चलते हैं। डिविडेंड इज पेड एट द परसेंटेज ऑफ। अब डिविडेंड कैसे दिया जाएगा? मानिए 10 रुपए का शेयर था, जो आपने देखा, 2 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 3 फर्स्ट कॉल और 2 आपकी लास्ट कॉल हो गई। ठीक है, तो अभी आपने, मानिए कंपनी ने सिर्फ आपसे ये पैसे लिए हैं, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पैसे लिए हैं, टोटल 5 लिए हैं। ठीक है, और 1 साल हो गया है और डिविडेंड का समय आ गया। डिविडेंड का समय आ गया, तो अभी आप बताइए कि जो आपको मिलेगा, जितना पब्लिक ने दिया, मतलब ये 5 रुपया दिया, तो पब्लिक ने जो 5 रुपया दिया उस पर उसे कुछ कमा के कंपनी देगी या टोटल पर देगी? तो जो उन्होंने दिया है, पेड किया है, सिर्फ पेड अप कैपिटल पर देगी, ना कि टोटल पर देगी। ठीक है, तो पेड अप कैपिटल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड विल शो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन इन्फ्लेशनरी कंडीशन? अगर इन्फ्लेशनरी कंडीशन है, मतलब स्टॉक के प्राइस पहले इतने थे, फिर इंक्रीज, फिर और इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में हम कौन सा मेथड यूज करेंगे जिससे कि हमारे अकाउंट्स में क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो हाईएस्ट रहे, हाईएस्ट दिखे? तो कैसे होगा? अगर हम सस्ते वाले को पहले निकाल देंगे, ठीक है, तो बचेगा ये महंगा वाला, तो इससे हमारी क्या होगी कि हाईएस्ट वैल्यू दिखेगी। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इसे कहेंगे कि ये पहले आया था तो इसको पहले आउट करो, और जो बचे हुए हैं वो महंगे हैं तो हाईएस्ट वैल्यू दिखेगी। अगर इसका ही हम अपोजिट करते कि हमें वैल्यू लोएस्ट दिखानी है ना, लोएस्ट दिखानी है, तो इसलिए क्या करेंगे? तो ये जो महंगा वाला है इसको बाहर निकालेंगे, तो ये बचे हुए सस्ते वाले वैल्यू को, अकाउंट्स में वैल्यू को लोएस्ट दिखाएंगे। ठीक है, तो लोएस्ट दिखाना है तो लीफो, और हाईएस्ट दिखाना है तो फीफो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द डेट रिटर्न ऑफ एज बैड इफ रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली आर। बैड डेट्स हो गई थी, हमने उन्हें बैड डेट मान लिया था कि अब ये नहीं होंगी, रिटर्न ऑफ कर दिया, रिकवर्ड हो गई लेकिन उससे पैसे आ गए, तो उसको क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट एक खोलेंगे और उसमें उसको डेबिट करेंगे, सॉरी क्रेडिट करेंगे। ठीक है, उसकी एंट्री क्या होती है? जब हम ये पैसे अगर कुछ आए कैश या बैंक के थ्रू आएगा, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट हम लिखेंगे, और फिर जो बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट का ईयर एंड में जो भी बैलेंस रहेगा उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर। कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है और एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल होगा फिर रिटायरमेंट पर, तो गुडविल का जो हिस्सा उसे मिलेगा वो किस तरीके से मिलेगा? तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का हिस्सा मिलता है वो गेनिंग रेशियो में मिलता है, क्योंकि अगर हम माने कि 3 पार्टनर हैं ए, बी, सी, और सी आपका हो रहा है रिटायर, तो ए और बी को उसके हिस्से का प्रॉफिट मिलेगा, गेन होगा कुछ ना कुछ, है ना? ए और बी बचेंगे, उन्हें गेन होगा, सी का हिस्सा इन दोनों में बढ़ जाएगा, तो जो गेन होगा उसी रेशियो में ये उसको गुडविल देते हैं, गेनिंग रेशियो में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस? अभी हमने पढ़ा था कि किसका डेबिट बैलेंस होता है, किसका क्रेडिट बैलेंस होता है। दोबारा समझ लेते हैं जो कि आपको याद हो जाए। एसेट्स का और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी, रेवेन्यू या कैपिटल का आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है, कौन सा आपका परचेज क्या है? हमारा एक्सपेंस होता है एक तरीके से, है ना, क्योंकि खर्चा करके लाए। कैरेज आउटवर्ड है, आपने सेल मतलब बाहर कुछ सामान भेजा है तो वो भी आपका एक्सपेंस है। बिल रिसीवेबल आपके एसेट्स होते हैं, तो ये सब डेबिट हो गए। अब बचा रेंट आउटस्टैंडिंग, जो आपकी लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी क्या है? आपका क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, ये आंसर आपका बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस को कौन सा, ये आपके एरर होते हैं, ये ओमिशन का है, दोनों ही ओमिशन के हैं, तो पार्ट होता है वन, और पार्शियल और कंप्लीट ओमिशन, और एक एरर ऑफ प्रिंसिपल, एक एरर ऑफ कंपनसेटिंग, और एक होता है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन, तो 4 टाइप के एरर होते हैं जो आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये।
ठीक, तो इसमें कौन-सा ऐसा एरर है जो अफ़ेक्ट करता है ट्रायल बैलेंस को? तो पार्शियल ओमिशन है कि जिसमें क्या होता है कि जो आपने डेबिट किया अमाउंट मानिए वो तो 1000 लिख दिया लेकिन क्रेडिट में आपने 800 ही लिखा है, तो यहाँ ₹200 का गड़बड़ होगा और ₹200 की ये गड़बड़ ट्रायल बैलेंस में दिखेगी। तो ये पार्शियल ओमिशन है। कंप्लीट ओमिशन क्या होता है कि पूरा ही गायब कर दिया, ₹1000 लिखे ही नहीं, ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया। ठीक है, तो वो कंप्लीट ओमिशन हो जाता है। तो कंप्लीट ओमिशन से ट्रायल बैलेंस में टोटल पे फ़र्क नहीं पड़ता, टोटल मैच कर जाता है, लेकिन पार्शियल में मैच नहीं करेगा तो दिक्कत आएगी। इसलिए ये आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज बतानी है, अमाउंट ऑफ परचेज क्या है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, कॉक्स इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस आपका क्लोजिंग स्टॉक, ये एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे कॉक्स हमें दिया है 161400, ओपनिंग स्टॉक दिया है 11600, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिए हैं और डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिए हैं तो हम माइनस कर देंगे सीधा क्लोजिंग स्टॉक को जो दिया है हमें 12,000। ठीक है, और प्लस परचेज, सॉरी प्लस परचेज तो मैं भूल ही गई, जो निकालना ही है, तो ये हमारी क्या है परचेज। ठीक है, तो इन दोनों को, ये जाएगा इधर माइनस में और ये जाएगा प्लस में, तो इसको हम जब टोटल करेंगे तो हमारा 161800 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एडिशनल कैपिटल बाउट इन बाय द प्रोप्राइटर, मतलब एडिशनल कैपिटल आई है, पहले उसने ऑलरेडी 1,00,000 रुपए लगाए हुए थे, अभी उसको लगा के 20,000 और रुपए लगाने की जरूरत है और टोटल कैपिटल आया है अब वो हुई 120। तो इससे क्या होगा, एक तो इससे आपका कैश इंक्रीज होगा, दूसरा बिजनेस में अगर प्रोप्राइटर जो है कैपिटल लगाता है तो वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है, बिजनेस के लिए क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, और क्योंकि उसे बिजनेस को उसे भी कमा के प्रोप्राइटर को वापस देना, तो कैश बढ़ेगा और लाइबिलिटी बढ़ेगी, इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी, यही इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 109, अ फर्म स्टार्टेड इट्स बिजनेस ऑन अप्रैल 1 2021 में स्टार्ट किया था और 21-22 के एंड में हमें ये कुछ डिटेल्स मिल रही है कि सेल इतने की हुई, परचेज इतने की हुई, कैरेज इतना लगा, क्लोजिंग इतना बच गया, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमने क्या कमाया। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आप निकलता है वो आपको पता होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट बना के देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले परचेज इधर आएगी, परचेज जो है हमारी 81, और जो कैरेज है तो वो भी हम खर्चा ही मानेंगे 12,000, और क्लोजिंग स्टॉक आपका इधर आएगा, क्लोजिंग स्टॉक है आपका 24,000, और सेल्स आती है इधर क्रेडिट में 2,40,000। ठीक है, तो इसका हम टोटल करेंगे और फिर बैलेंस निकालेंगे तो इधर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 264,000, और इधर क्या आ रहा है 192 हो जाएगा, 192। ठीक है, तो इसको माइनस कर लेते हैं, ऐसे माइनस करेंगे तो 4 में से 2 और 16 में से 9 गए तो 7, 72,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, राजू, जगवीर एंड देवेंद्र आर पार्टनर्स, इनके शेयरिंग प्रॉफिटिंग रेशियो है 754। देवेंद्र रिटायर कर रहा है, देवेंद्र रिटायर कर रहा है, ये जिसका ये है 4, शेयर क्या है 4 देवेंद्र का, ये ध्यान रखना है। अब क्या निकालना है, इट वॉज डिसाइडेड टू वैल्यू द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर ऑफ परचेज, 3 ईयर ऑफ परचेज मतलब गुडविल कैलकुलेट करनी है, और 5 ईयर का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, उसका एवरेज निकालेंगे, देवेंद्र का शेयर ऑफ गुडविल हमें बताना है कि देवेंद्र को आप कितनी गुडविल में से, गुडविल आएगी उसमें से कितना शेयर देंगे देवेंद्र को। तो पहले वो पहले गुडविल निकालते हैं, गुडविल क्या देगी आपको, प्रॉफिट दिया हुआ है ना ये 5 साल का ये वाला, इसका टोटल करेंगे, ये रहा टोटल, इसका एवरेज निकालेंगे डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो ये निकलेगा 55,200। फिर इसको 3 ईयर ऑफ परचेज कहा हुआ है तो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं एवरेज को, तो ये आपका आ जाएगा 165,600। ठीक है, ये आपकी टोटल गुडविल आ गई। टोटल गुडविल में से आपका देवेंद्र का शेयर क्या है, तो देवेंद्र का शेयर है 4 है, यहाँ देखिए 4 है, और टोटल कितना है 7 5 12, 12 4 16, 4/16। तो इसको आप जब कट करेंगे 4/4, यहाँ से 4 4 16, 4 1 4 4 00, तो ये आपका 41 ये आ गया, ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, बाकी कितने क्वेश्चंस और जो बचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे।
आपको अच्छे से एक्सप्लेन हर पॉइंट आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको वहीं मिलेगी और फिर से इन क्वेश्चंस को करके देखिए। नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो देखिए, स्लो लग रहा है तो स्पीड बढ़ा लीजिए वीडियो की और उनको फटाफट देखिए और इसी तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। जैसे गुडविल का क्वेश्चन है, ट्रेडिंग का क्वेश्चन है, पीएनएल का क्वेश्चन है, कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन है, कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। इन सबको क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए जो इस पेपर में आए हुए हैं। 2023 का ये पेपर है ईएमआरएस का। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।